नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी और आज है 19 मई 2021। सेकेंड वेव जो इंडिया में कोविड की आई हुई है उसके केसेस अब इंडिया में भी और नई दिल्ली में भी कम हो रहे हैं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि इतने सारे कोविड के पेशेंट्स को देखा है, ट्रीट किया है, फॉलो अप किया है, तो जो वहाँ से मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। और मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर हम जनरल पब्लिक को भी अवेयर कर देंगे कि कोविड की मैनेजमेंट कैसे होती है, तो आउटकम्स अच्छे निकलेंगे और गलतियाँ और मिसस्टेप्स कम होंगे। एक इत्मीनान से कामली बेसिक नॉलेज रख के कोविड की स्टेज को समझ के किस स्टेज पे दवाई देनी है, नहीं देनी, कौन सी देनी है, ये करके बहुत सारे पेशेंट कोविड के घर में ही बहुत आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। 90 to 95% पेशेंट्स घर पे ही ट्रीट हो जाते हैं। ये पीछे हमने देखा भी है और सीखा भी है। कोविड इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शंस कोई नए तो हैं नहीं हम लोग के लिए, और हम डॉक्टर्स और जनरल पब्लिक जानते हैं कि वायरसेस के अंदर में दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करती, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, स्पेसिफिक एंटीवायरल्स भी बहुत ही कम हैं। कॉमन कोल्ड के लिए भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक दवाई इतने सारे सालों के खोज के बाद भी हमारे पास कोई कॉमन कोल्ड की दवाई तो है नहीं। कोविड का उदाहरण लेते हैं कि जब कोविड बॉडी के अंदर आता है तो क्या होता है। वो बॉडी के अंदर आता है, नाक गले के ज़रिए अंदर घुसता है, रेप्लिकेशन करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज पे हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अलर्ट हो जाता है, सचेत हो जाता है कि ये कौन आ गया, ये कोई नई चीज़ है। इट स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज़, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है और ये 2-3 दिन में ही शुरू हो जाता है। और ये एंटीबॉडीज़ जाके वायरस से झगड़ा करती हैं, उसके ऊपर चिपक जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके मार के बाहर फेंक देती हैं। इस झगड़े के अंदर फिर नेचुरली फीवर होता है और बदन टूटता है, सर दर्द होता है, खांसी होती है। और ये सारी चीज़ें सिंपल तरीके से 80-85% पेशेंट्स में अपने आप यहीं पे होके कहानी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा मामला डिफरेंट रहता है कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बनी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं और वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं हमारे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स, पर्टिकुलरली लंग्स के साथ, क्योंकि लंग्स के कुछ रिसेप्टर्स भी कोविड के कुछ रिसेप्टर से मिलते जुलते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ वहाँ जाके लंग्स पे चिपक जाती हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लगती है, वहाँ निमोनिया बन जाता है, वहाँ पे क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस हो जाता है। यहाँ पे समस्या आती है। ये पेशेंट्स फिर थोड़ा सा बिगड़ते हैं, जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं। मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इन जनरल 80-85% पेशेंट्स बड़े आराम से अपनी एंटीबॉडीज़ बना के ही बिना किसी खास विशेष इंटरवेंशन या दवाई के ठीक हो जाते हैं। 15 से 20% लंग स्टेज में जाते हैं, 5% के करीब उससे भी ज़्यादा सीरियस स्टेज में जाते हैं। इन लोगों को इंटरवेंशन या दवाई या स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। आइए बात करते हैं थोड़ा स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस से पहले सबसे पहले ज़रूरी है डे 1 ऑफ इलनेस कौन सा था, कौन सी तारीख को आपको लक्षण शुरू हुए। ये पिन पॉइंट करना बड़ा ज़रूरी है अगर हमने अपनी स्टेजेस को ठीक से टाइम करना है। तो ये वो वाला टाइम है जब आपको पहला लक्षण हुआ, भले वो फीवर था, हेडेक था, बॉडी एक था, खांसी, गले में दर्द, डायरिया, कुछ भी हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो तीव्र था। जब शुरू हुआ वहाँ से गिनती शुरू होगी। स्टेजेस को हम सिंपल भाषा में स्टेज 1, 2 एंड 3 में डिवाइड करके करते हैं। स्टेज 1 है जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, फीवर हो रहा है, सारे लक्षण हो रहे हैं। ये स्टेज लास्ट करती है तकरीबन 5 से 7 दिन और मोस्ट पेशेंट इसके बाद धीरे धीरे करके रिकवर कर जाते हैं। स्टेज 2 होती है लंग्स की स्टेज, जब हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ लंग्स को जाके हमला करती हैं। यहाँ पे फिर सांस फूलता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगती है,
पेशेंट एकदम सिक हो जाता है, फीवर या तो कम होकर फिर बढ़ जाता है या बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ पे हमें इंटरवीन करना है सेकंड स्टेज में, और स्टेरॉइड्स देने और ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में स्टेरॉइड देना वायरस की रेप्लिकेशन को बढ़ावा करने के लायक है, उसको एक स्वीट डिश खिलाने लायक है कि लीजिए वायरस साहब आप और बढ़िए और गड़बड़ करिए अंदर जाके, दिस इज़ टू बी अवॉइडेड। और तीसरी स्टेज है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जब एंटीबॉडीज़ और इन्फ्लेमेशन बॉडी में अपनी इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सेप्सिस या शॉक में चला जाता है। सो बात करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स होते हैं पहली स्टेज वाले। इस स्टेज में हमें क्या चाहिए? ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक थर्मामीटर जो टेम्परेचर नाप सके, हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को एक्यूरेटली देख ले, और उसको भी लगाते ही एकदम नहीं देखिए, 15 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद देखिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, वरना लो रीडिंग को देखते ही मन में डर या भय आना शुरू हो जाता है। हमें एक अलर्ट सचेत पेशेंट और उसकी फैमिली चाहिए जो पेशेंट को ठीक से फॉलो कर रही है, डर नहीं रही लेकिन बहुत अलर्ट है। जहाँ पे देखा कि मामला कुछ बिगड़ रहा है, डॉक्टर की सलाह से तब दवाई देनी है, पहले नहीं देनी। और हमें एक कंपैशनेट, अवेलेबल और केपेबल एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए जो इस चीज़ को गाइड कर सके। ये सारी चीज़ों के साथ मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट आराम से बेड़ा पार कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है? बहुत सारी दवाइयाँ कही जाती हैं जो वायरस के खिलाफ काम करती हैं, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, पहले तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी कही जाती थी। इनके पीछे ज़्यादा साइंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ तो दो, कुछ तो दवाई दो, मेरे को कोविड हो गया है, मन की तसल्ली, मन की झूठी तसल्ली। विटामिन एंड मिनरल्स, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, मे बी दे हैव सम रोल, हो सकता है कुछ काम हो, देने में कोई हर्जा नहीं है, सब लोग ले रहे हैं, सब दे रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ मॉनिटरिंग एंड फीवर कंट्रोल। फीवर के लिए क्रोसिन सबसे सेफ है, बार बार भी देनी पड़ सकती है, दिन में 2 बार नहा लेने से भी फीवर कम रहता है, एसी एनवायरनमेंट में रहा जा सकता है, पानी खूब पीने से भी फीवर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है। और अगर फीवर इन सारी चीज़ों से नहीं काबू आ रहा है तो मेफ्टाल फोर्टे या कॉम्बीफ्लैम या इस किस्म की दवाई जो पहले आप ले चुके हैं बिना साइड इफ़ेक्ट के, वही लीजिए, नई चीज़ नहीं लीजिए, कभी कभी ली जा सकती है। इस स्टेज के ऊपर सिर्फ ऑब्जर्वेशन और यही चाहिए। कुछ लोगों के अंदर जिनको खांसी के सिम्टम ज़्यादा हैं या एलर्जी की शिकायत है, उनको इनहेल्ड स्टेरॉइड्स या नेबुलाइज स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं जो यूज़फुल भी हैं। हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि ये अच्छे काम करते हैं। गलतियां क्या हो जाती हैं स्टेज पे? स्टेरॉइड्स पहली स्टेज में दे दिए जाते हैं, ये गलत है, और मैंने समझाया कि क्यों गलत है। क्योंकि उस समय थोड़ा सा फीवर भी कम हो जाएगा अगर स्टेरॉइड लेंगे, थोड़ा जनरल वेलबींग भी हो जाएगा, लेकिन वायरस वापस घूम करके आएगा और बुरी तरह हिट करेगा। ये बहुत होते हुए देखा गया है। जल्दबाजी में सीटी स्कैन करा लेना पहले दूसरे चौथे दिन के ऊपर में, अरे भाई उस समय तो लंग्स में कुछ है ही नहीं, तो सीटी स्कैन में कुछ पकड़ा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ एक तसल्ली झूठी हो जाएगी, हमारा जी लंग्स ठीक हैं बिल्कुल। सो सीटी स्कैन सेकंड स्टेज में करना है जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसके लक्षण हमने अभी डिस्कस किए थे। और बहुत सारे लेबॉर्ट्री के टेस्ट करा लेना, ये भी कोई ज़रूरी इस स्टेज के ऊपर नहीं है। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जो लंग्स की स्टेज है। इसके अंदर हमने देखा था क्या लक्षण आते हैं कि लंग्स में जब निमोनिया होगा तो नेचुरली सांस फूलेगा, पेशेंट सिक होगा, फीवर होगा। इस स्टेज के ऊपर अगर ये होती है, जो कि 10-15-20% पेशेंट्स में होगी, डॉक्टर की सलाह से फटाफट स्टेरॉइड शुरू करने हैं। स्टेरॉइड कौन से? डेक्सामेथासोन, वाइसोलोम, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, नहीं फ़र्क पड़ता। जो रिकवरी ट्रायल था वो था डेक्सामेथासोन के साथ, लेकिन कोई भी इक्विवेलेंट दवाई, फॉर इंस्टेंस डेक्सामेथासोन मान लीजिए 6 मिलीग्राम्स है, तो वाइसोलोन 20 मिलीग्राम या मेड्रोल 32 मिलीग्राम्स इनफ है। इसको इससे बहुत ज़्यादा बढ़ाने के भी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, और दवाई चेंज करना कभी ये कभी वो, कभी डोज ऊपर नीचे, इसका भी कोई तुक या कोई रीज़न नहीं है।
ये स्टेज पे चाहिए। और किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट भी जो घर पे भी आजकल दिया जा सकता है देके, ये करके पेशेंट धीरे धीरे करके ठीक हो सकते हैं। इस स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी हमें लेबॉर्ट्री की हेल्प की, और इस स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी हमें सीटी स्कैन करने की, तो समझने के लिए कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी कुछ है। 25 में से एक नंबर दिया जाता है, 9 तक माइल्ड माना जाएगा, 15 तक मॉडरेट माना जाएगा, 16 से ऊपर को हम सीवियर कहेंगे। अब कुछ बात करते हैं लेबॉरेटरी की हेल्प की। लेबॉरेटरी हमेशा हेल्पफुल रहती है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए इलाज में, लेकिन इलाज मरीज़ों का होता है, लेबॉरेटरी की रिपोर्ट्स का नहीं होता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इलाज हो रहे हैं लेबॉरेटरी के कागज़ों की, लेबॉरेटरी की वैल्यूज़ की, नंबर्स की। ये गलत है। क्या चाहिए हमें लेबॉरेटरी से? सीबीसी, ताकि डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कैसे हैं, नंबर्स में ऊपर नीचे क्या हुआ है, सीआरपी के बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी चल रही है, ब्लड शुगर, क्योंकि कोविड में भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, स्टेरॉयड अगर देने पड़ते हैं तब भी बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये चाहिए और करना भी चाहिए। IL-6 नहीं ज़रूरत। ये टेस्ट बना हुआ है वेरी सिक पेशेंट्स के लिए जो अस्पताल में आईसीयू में दाखिल हैं। इस टेस्ट की एक प्री रिक्विजिट है कि इसको जब आपने लिया है उसको इमीडिएटली आपको लगाना है मशीन में, वरना इसकी वैल्यूज़ बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। वही आजकल हो रहा है और उसको देख के पैनिक क्रिएट हो रहा है, अनशंट दवाइयाँ दी जा रही हैं। डी डाइमर बड़ा पॉपुलर और फैशनेबल टेस्ट है आजकल कोविड के मरीज़ों के लिए। ये बताता है कि बॉडी के अंदर में थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग हो रही है। इट्स ए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ फिब्रिन, यानी जब क्लॉटिंग होगी तो ये पैरामीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटेटिव एंटी थ्रोम्बोटिक दवाइयाँ किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में देनी पड़ती हैं। वो दवाई देनी है कि नहीं, ये लार्जली डिसीजन क्लिनिकल बेस्ड है कि मरीज़ किस प्रकार का है, मोटा है, पहले स्ट्रोक हो चुकी है, पहले कोई हार्ट का कोई इशू हो चुका है, कोई पीछे कैंसर या कीमोथेरेपी मिली है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स को प्रिवेंटेटिव एंटी थ्रोम्बोटिक दिए जाते हैं। लेबॉर्ट्री की हेल्प 20-30% है डी डाइमर की वैल्यू के द्वारा। पर एक बार हमने दवाई शुरू कर दी, ये निर्णय ले लिया गया है, फिर बार बार डी डाइमर कराने का कोई रीज़न बनता नहीं, और उसकी वैल्यू को देख के घबराने का कोई रीज़न नहीं। फीवर के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। इस वेव में फ़ीवर ज़्यादा ट्रबलसम रहा है, तेज़ भी होता है, लंबा भी होता है, यंगर लोगों में ज़्यादा भी होता है, और कई दफ़ा फ़ीवर जब वापस नीचे आ जाता है, फ़ीवर ठीक हो जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, तो कभी कभी 99-100 टेम्परेचर शाम को या एक्सर्शन करने के बाद, ये बहुत कॉमन है कोविड के लिए। इट्स नॉट ए रीज़न कि आप फटाफट कोई टेस्ट कराएं या एंटीबायोटिक्स दें, या एक एंटीबायोटिक दे दी, फीवर नहीं उतर रहा तो फिर दूसरी शुरू कर दी। ये अननेसेसरी है, ये कोविड का ही हिस्सा है आम तौर के ऊपर। फाइब्रोसिस इन द लंग्स, इसके बारे में बड़ा डर रहता है जिन लोगों को सीटी स्कैन में या जो लंग स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिनके सीटी स्कैन थोड़े भयानक लुकिंग होते हैं इन द बिगिनिंग, उनको डर रहता है कि फाइब्रोसिस। अब इतने मरीज़ देख लिए हैं, नेचर बहुत पावरफुल है, हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है अपने आप को सेल्फ हील करने के लिए। वास्ट मेजॉरिटी के अंदर अगर उनको स्मोकर नहीं रहे हैं, अगर बहुत वृद्ध नहीं हैं, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ नहीं है, और हाई प्रेशर ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेशन नहीं हुआ, तो ये सारे पेशेंट तकरीबन 3 से 6 महीने में कुदरती तौर पे अपने लंग्स को क्लियर कर लेते हैं। वो जो निशान इतने भयंकर दिख रहे थे वो 6-8 महीने में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, परफेनिडोन और निंटेडानिब, जो इस चीज़ के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे भी साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइड इफ़ेक्ट इश्यूज़ भी हैं। यूज़ करना है कि नहीं करना, एक एक्सपीरियंस्ड पल्मोनरी लंग्स के डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट की सलाह से ही करें आप उस चीज़ को। वैक्सीनेशन, जब कोविड हो गया, ठीक हो गया, तो वैक्सीनेशन का क्या करना है? अगर आपको एक भी वैक्सीन नहीं लगा था तो आप कोविड के ठीक होने के 1.5 से 2 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर लें। एक लगवा लें और दूसरा भी लगवा लें। अगर एक लग गया था तो फिर इंतज़ार करें 1.5 से 2 महीना, और अपना जो रिमेनिंग दूसरा बचा हुआ था उसको लगवा लें। दीज आर द रिकमेंडेशंस। सो संक्षेप में और समराइज़ करने के लिए अगर मैं कहूँ तो कोविड का डिज़ीज़
मेजॉरिटी के अंदर हौसले से, समझदारी से, समझबूझ से ट्रीटमेंट दे के आसानी से निकल जाता है। जिन लोगों को लंग स्टेज में पहुंचता है उनमें भी मेजॉरिटी के अंदर में समझदारी से इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। पैनिक नहीं करना, लेकिन बेसिक नॉलेज इसकी फिजियोलॉजी की और इसकी दवाइयों की रखना हर व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से आजकल ज़रूरी है। थैंक यू।